सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे भारत में उदार दल विफल क्यों हुए। क्या रानाडे के दर्शन में कोई त्रुटि है? क्या उदार दल के लोगों में कोई दोष या उदार दल की कार्यप्रणाली में कोई दोष है? आज के अम्बेडकर संदेश में विस्तृत विश्लेषण बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का हम लोग देखेंगे। हम आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 में रानाडे, गांधी और जिन्ना, इसी विषय पर बाबा साहब का एक क्रांतिकारी स्पीच होता है। श्री रानाडे के 101वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 1943 का ये घटनाक्रम है मेरे साथियों, और बाबा साहब विस्तृत स्पीच देते हैं। आज इस खंड 1 का आखिरी स्पीच है, अंतिम आखिरी अम्बेडकर संदेश है। स्पीच का अंतिम भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। क्रांतिकारी अम्बेडकर संदेश है मेरे साथियों। इसमें ऐसे विचार समाहित हैं जो हम आप सभी यानी कि बहुजन साथियों को, अम्बेडकर अनुयायियों को एक बड़ी प्रेरणा दे सकते हैं। तो आज के अम्बेडकर संदेश को मिस मत कीजिएगा, अंत तक जरूर वाच कीजिएगा, ये हमारा विशेष निवेदन है, क्योंकि खंड 1 का अंतिम अम्बेडकर संदेश है और इसलिए अंत तक जरूर वाच कीजिए। BBAIC अर्थात बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से आपकी सेवा में आज का अम्बेडकर संदेश अब हम शुरू करते हैं। बासा लिखते हैं कि उदार दल विफल क्यों हुआ? क्या रानाडे के दर्शन में कोई त्रुटि है? क्या उदार दल के लोगों में कोई दोष या उदार दल की कार्यप्रणाली में कोई दोष है? मेरा अपना ये मत है कि रानाडे के दर्शन में व उनकी विचारधारा में कोई बुनियादी दोष नहीं है। बाबा साहब स्पष्ट करते हैं कि रानाडे की विचारधारा में कोई दोष नहीं है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों में कांग्रेस का ध्येय सर्वोत्तम है और उदार दल के पास सर्वोत्तम व्यक्ति है। उदार दल के पास दोनों बातें हैं। मेरे विचार से उदार दल इसलिए विफल हुआ है कि उसमें संगठन का पूर्ण अभाव था। उदार दल के संगठन की कमजोरियों को प्रकट करना अरुचिकर नहीं होगा। पेंडलेटन हेरिंग ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेसी में ये कहा है कि एक पार्टी का संगठन 3 संकेंद्रित मंडलों में फैला होता है। केंद्रीय मंडल गुट तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसका दल के संगठन पर नियंत्रण होता है, जिसे उच्च कमान कहते हैं। उसके साथ उसके कार्यकर्ता जुड़े होते हैं। इन कार्यकर्ताओं का मुख्य धंधा यह होता है कि चाहे चाली अधिकारी के रूप में अथवा सार्वजनिक पद के रूप में हो, पार्टी संगठन के माध्यम से अपना पेट भरें। वे पेशेवर राजनेता कहलाते हैं और पार्टी तंत्र के रूप में काम करते हैं। इस आंतरिक मंडल अर्थात हाईकमान तथा तंत्र के चारों ओर ऐसे बहुत से लोगों का एक बड़ा घेरा होता है जो भावात्मक निष्ठा तथा परंपरा के बंधन से दल के साथ बंधे होते हैं। वे दल के द्वारा घोषित सिद्धांतों का आदर करते हैं। वे पार्टी के पेशेवर कार्यकर्ताओं तथा नेताओं के कार्यों की अपेक्षा अपने दल के आदर्शों तथा प्रतीकों के प्रति अधिक सजग रहते हैं। वे दल के आदर्श को वोट देते हैं, दल के रिकॉर्ड को नहीं। इस दूसरे मंडल के बाहर लोगों का वह विशाल जन समूह होता है जो किसी दल से जुड़ा नहीं होता। ये लोग थाली के बैंगन जैसे होते हैं, वे किसी दल से नहीं जुड़ते। इसका कारण यह है कि वे या तो लक्ष्य विहीन होते हैं या विचार शून्य होते हैं, या उनके कोई ऐसे विशेष हित होते हैं जिनका समावेश किसी भी मंच में नहीं होता। दूसरे मंडल के बाहर जो लोग होते हैं वे किसी भी राजनीतिक दल के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र होते हैं। वे ही वह पुरस्कार हैं जिसे पार्टी को प्राप्त करना ही चाहिए। इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए सिद्धांतों को प्रतिपादित करना तथा राजनीति को सूत्रबद्ध करना पर्याप्त नहीं है। लोगों के सिद्धांतों तथा राजनीति में रुचि नहीं होती, बल्कि रुचि कार्यों को कार्य रूप देने में होती है। एक दल के लिए यह आवश्यक होता है कि वह संगठित प्रयास करें। राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कहा है कि बहुमत शासन वाले स्वशासन में कार्यों को व्यक्तिगत प्रयास से नहीं बल्कि संगठित प्रयास से पूरा किया जा सकता है। अब देखना यह है कि संयुक्त प्रयास के लिए आवश्यक होता है। अब देखना यह है कि संयुक्त प्रयास के लिए क्या आवश्यक होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत मत को जनमत में परिणत किया जाए, अतः किसी पार्टी का मुख्य कर्तव्य यह हो जाता है कि जनमत की इस परिणत तथा निर्माण को किसी सिद्धांत विशेष की स्वीकृति का रूप दे दें।
सिद्धांत रूप में राजनीतिक दल जनमत की अभिव्यक्ति तथा कार्यान्वयन के माध्यम होते हैं, परंतु व्यवहार में दल जनमत तैयार करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसे प्रभावित करते हैं और प्रायः उसका नियंत्रण करते हैं। वास्तव में ये दल का मुख्य कार्य होता है। इसके लिए दल को दो कार्य करने चाहिए। पहला काम यह है कि उसे जनता के साथ अपना संपर्क रखना चाहिए। वह जनता के बीच में जाएं और उसको अपने सिद्धांतों, नीतियों, विचारों तथा उम्मीदवारों के विषय में जानकारी दें। दूसरा काम यह है कि उसे चाहिए कि वह अपने माल अर्थात अपनी बातों के पक्ष में प्रचार करें। उसे चाहिए कि वह उनके संबंध में जनता को पूरी तरह से जानकारी देकर उनके प्रति उसे जागरूक करें। साथ ही साथ पुनः ब्राइस के शब्दों में मतदाताओं को उन राजनीतिक मसलों की जानकारी दीजिए जिनके बारे में उन्हें निर्णय करना है। उन्हें अपने नेताओं के विषय में सूचना दीजिए तथा अपने विरोधियों के दोषों तथा अपराधों को बताइए। ये बुनियादी बातें हैं जिनसे संगठित प्रयास का श्री गणेश हो सकता है। जो दल संगठित प्रयास करने में असफल रहता है उसे स्वयं को दल कहने का कोई अधिकार नहीं होता। उदार दल ने एक संगठन के रूप में इनमें से कौन सा कार्य किया है? उदार दल के पास केवल उच्च कमान है। उसके पास कोई तंत्र न होने के कारण उच्च कमान केवल एक छाया मात्र है। उसका अनुयायी वर्ग केवल उस संकेंद्रित मंडल तक ही सीमित होता है जिसमें परंपरा के बंधनों से बंधे लोग होते हैं। नेताओं के पास ऐसा कुछ नहीं होता जिससे वे लोगों के अंदर भावनात्मक निष्ठा उत्पन्न कर सकें। भीड़ को एकत्रित करने के लिए उसके पास युद्ध का नारा नहीं होता। उदार दल का जनसंपर्क में विश्वास नहीं है। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर बाबा साहब ने कह दी है, उदार दल का जनसंपर्क में विश्वास नहीं है। एक ऐसे दल के विषय में कल्पना नहीं की जा सकती जो मुख्य जनधारा से नितांत अलग थलग हो। वह धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं करता। यह बात नहीं है कि प्रचार करने के लिए उसके पास कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म की भांति वह धर्मांतरण निरपेक्ष पंथ है। सिद्धांतों तथा नीतियों को सूत्रबद्ध करने में उसका विश्वास है, परंतु वह उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयास नहीं करता। प्रचार तथा संगठित प्रयास उदार दल के लिए वर्जनाएं हैं। वे व्यक्तिगत स्तर पर आवाज उठाते हैं। वे सालाना बैठकें करते हैं। जब क्रिप्स जैसा कोई व्यक्ति आता है अथवा जब वायसराय महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित करता है तो वे आमंत्रण के लिए भाग दौड़ करते हैं। बस यही सीमा है उनकी राजनीतिक गतिविधि की। यदि उदार दल की बदनामी हुई है तो क्या इसमें कोई आश्चर्य है? उदार दल सबसे महत्वपूर्ण इस तथ्य को भूल गया है कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन का होना अनिवार्य है। ध्यान दीजिए, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन का होना अनिवार्य है। यानी कि संगठन की अनिवार्यता उद्देश्य पूर्ति के लिए बाबा साहब विशेष मानते हैं, और विशेष रूप से राजनीति में तो बहुत ही अनिवार्य है, जहां अनेक परस्पर विरोधी तत्वों को व्यवहारिक एक सूत्रता में बांधना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भारत में उदार दल की इस विफलता के लिए कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? आखिर क्यों उदार दल यहाँ विफल हुआ भारत में? तब बाबा साहब कहते हैं, तथापि हमें इस बात को कहने का बहुत खेद है और मेरा विचार है कि हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इस विफलता का उत्तरदायित्व तो किसी हद तक रानाडे पर भी है। यानी कि यहाँ पर एमजी रानाडे को भी बाबा साहब ने उत्तरदायी माना है उदार दल की विफलता के लिए। कैसे? स्पष्ट करते हैं बाबा साहब स्वयं। लिखते हैं कि रानाडे का संबंध विशिष्ट वर्गों से था। उनका जन्म तथा पालन पोषण उनके अंदर ही हुआ था। वह कभी भी जनता के आदमी नहीं बने। उदार दल के पास कोई तंत्र या मशीनरी नहीं है। उसने एक तंत्र व मशीन का निर्माण क्यों नहीं किया? इसका कारण यह है कि इस दल का जनसंपर्क में विश्वास नहीं था। जनसंपर्क के प्रति विमुखता रानाडे की प्रमुखता है। जनसंपर्क की उपेक्षा करके यह दल रानाडे द्वारा छोड़ी गई परंपरा का अनुसरण कर रहा है। उदार दल के लिए रानाडे की एक और परंपरा है और उसका संबंध सिद्धांतों और तथा नीतियों की प्रेरणा शक्ति में झूठे विश्वास से है। मेजनी ने एक बार कहा था कि आप व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेजनी ने एक जो विचार दिया है वो है, आप व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, उसके महान विचार की नहीं। मेरे साथियों, आप व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, उसके महान विचार की हत्या नहीं कर सकते। मेजनी के इस विचार से बाबा साहब कहाँ तक सहमत है? यदि असहमत है तो बाबा साहब का नया विचार क्या है? तो आइए जान लेते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं कि मुझे ये सबसे गलत विचार प्रतीत होता है। आखिर ये विचार गलत क्यों प्रतीत हुआ है?
सहसा जब प्रथम बार आपने ये सुना होगा आप व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं लेकिन उसके महान विचार की नहीं कर सकते, तो आपको भी कुछ अच्छा लगा होगा कि विचार तो सही है। लेकिन बाबा साहब यहाँ पर इत्तेफाक नहीं रखते इस विचार से, कहते बिल्कुल गलत विचार है ये। और सही बात क्या है वो भी बाबा साहब बताते हैं, कहते हैं मनुष्य नश्वर होते हैं उसी प्रकार विचार भी होते हैं, उसी प्रकार विचार भी नश्वर होते हैं। ये विचार गलत है कि विचार अपना संवर्धन स्वयं कर सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं जिस प्रकार पौधे को पानी की उसी प्रकार विचार को प्रचार की दरकार होती है। जिस प्रकार पौधे को पानी की उसी प्रकार विचार को प्रचार की दरकार रहती है, अन्यथा दोनों मुरझाकर नष्ट हो जाएंगे, दोनों मुरझाकर नष्ट हो जाएंगे। रानाडे मेजनी से सहमत थे, रानाडे मेजनी से सहमत थे। ध्यान दीजिए, बाबा साहब सहमत नहीं है मेजनी के इस विचार से कि आप व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं लेकिन विचार की नहीं, महान विचार की नहीं। बाबा साहब कहते हैं कि जिस तरह से पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, यदि आप पौधे को पानी नहीं देंगे तो पौधा मुरझाकर मर जाएगा। ठीक उसी तरह से विचार को यदि आप प्रचार नहीं करेंगे किसी विचार का, तो विचार भी मुरझाकर मर जाएगा। इस बात को बाबा साहब कहते हैं रानाडे मेजनी से सहमत थे और इस बात में उनका विश्वास नहीं था कि विचार के पलवन के लिए किसान की भांति एड़ी चोटी का पसीना बहाने की जरूरत है। यदि उदार दल केवल सिद्धांत तथा नीति निर्धारण से ही संतुष्ट है तो उसके लिए रानाडे की परंपरा ही उत्तरदायी है। भाषण समाप्त होते होते रानाडे के बारे में एक बड़ा आरोप बड़ा विश्लेषण बाबा साहब ने प्रस्तुत किया। मेरे साथियों, उदारवादियों के क्या कर्तव्य है? बाबा साहब स्वयं कहते हैं उदारवादियों का कर्तव्य क्या है, याद दिलाते हैं। कहते हैं मैं जानता हूं कि सभी उदारवादी यही कहेंगे कि हमारा कर्तव्य अपने गुरु का अनुसरण करना है। आखिर गुरु कैसा हो, शिष्य कैसा हो, ये भी यहाँ पर बाबा साहब बता देते हैं। कहते हैं सच्चे श्रद्धालु शिष्यों के समूह का और क्या दृष्टिकोण हो सकता है, किंतु इसके अलावा क्या कोई और बात अधिक भ्रांतिपूर्ण और अविवेकपूर्ण हो सकती है। इस प्रकार के दृष्टिकोण के दो अर्थ लगाए जा सकते हैं। एक यह है कि महान व्यक्ति अपने शिष्यों पर अपने सिद्धांत थोपते हैं, दूसरी बात यह है कि शिष्यों को अपने गुरु से अधिक बुद्धिमान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि शिष्यों को अपने गुरु से अधिक बुद्धिमान नहीं होना चाहिए, किंतु ये दोनों निष्कर्ष गलत हैं। ये गुरु के प्रति अन्याय करते हैं। कोई भी महापुरुष वास्तव में अपने सिद्धांतों या निष्कर्षों को अपने शिष्यों पर थोप कर उन्हें पंगु नहीं बनाता। महापुरुष अपने शिष्यों पर अपने सिद्धांत नहीं थोपता, वह उनका आवाहन करता और उनकी विभिन्न क्षमताओं को जागृत करके उन्हें कर्मठ बनाता है। शिष्य अपने गुरु से केवल मार्गदर्शन प्राप्त करता है, वह अपने गुरु के निष्कर्षों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। अपने गुरु के सिद्धांतों या निष्कर्षों को अस्वीकार करने में शिष्य की कोई कृतज्ञता नहीं होती है। जब वह उन्हें पुनः अस्वीकार करता है तब भी वह हार्दिक आदर के साथ अपने गुरु के संबंध में यह स्वीकार करता है कि आपने मुझसे स्वयं मेरा परिचय कराया, मुझे ज्ञान प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। गुरु इस आदर से कम का पात्र नहीं है और शिष्य इससे अधिक आदर लेने के बाध्य नहीं है। अतः ये बात गुरु के लिए भी सही नहीं है और स्वयं शिष्य के लिए भी सही नहीं है कि वह गुरु के सिद्धांतों और निष्कर्षों के बंधन में बंधकर रह जाए। उसका कर्तव्य सिद्धांतों को जानना और यदि वह उनके मूल्यों और उनकी सार्थकता से संतुष्ट हो जाए तो उसका प्रचार प्रसार करना है। यह प्रत्येक गुरु की इच्छा होती है। ईसा मसीह और बुद्ध ने भी यही चाहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि रानाडे की भी यही इच्छा रही होगी कि यदि उदारवादियों का रानाडे के प्रति आस्था, प्यार और आदर है तो उनका परम कर्तव्य एक साथ मिलकर उनका गुणगान करना ही नहीं है, बल्कि रानाडे के विचारों और सिद्धांतों को फैलाने के लिए अपने को संगठित करना भी है। इस बात की कितनी आशा है कि उदारवादी इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए आगे आएंगे। इस संबंध में लक्षण शुभ नहीं है। पिछले चुनावों में उदारवादियों ने एक भी सीट के लिए चुनाव नहीं लड़ा। निस्संदेह ये अपने आप में आश्चर्य की बात है, किंतु यह बात स्वयं ही प्रभावहीन हो जाती है जब कोई व्यक्ति उदार दल के प्रमुख प्रकाश स्तंभ माननीय श्रीनिवास शास्त्री की इस घोषणा को याद करता है कि वे कांग्रेस की सफलता की कामना करते हैं। इस बात की तुलना तो केवल भीष्म के विश्वासघाती और द्रोहात्मक आचरण से हो सकती है। वे माल तो कौरवों का उड़ाते थे, पर उनके शत्रुओं अर्थात पांडवों की सफलता के न केवल गीत गाते अघाते थे, बल्कि उसके लिए जान भी खपाते थे। इसे ये पता चलता है कि उदारवादियों का भी रानाडे के सिद्धांतों पर से विश्वास उठ गया था। यदि उदार दल की सेहत की यही हालत है तो यह अच्छा ही होगा कि यह दल मर मिट जाए।
इससे एक नए विन्यास के लिए रास्ता खुलेगा और हमें उदारवादियों तथा उदारतावाद की व्यर्थ की बक बक व बक झक की निरस्ता से छुटकारा मिलेगा। यदि ऐसा होगा तो दिवंगत रानाडे की आत्मा को शांति मिलेगी। ये बात बाबा साहब कहते हैं। मेरे साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि मेजनी का विचार था कि आप व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं लेकिन महान विचार की नहीं। इस संबंध में बाबा साहब ने विश्लेषण किया, सटीक विश्लेषण किया। क्या विचार अपना स्वयं संवर्धन कर सकते हैं? तो इस संबंध में आपको अपनी राय देना है। बाबा साहब यहाँ पर उदाहरण क्या देते हैं उसी संबंध में आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। मेजनी के विचार का बाबा साहब ने किस तरह से, किस ढंग से विश्लेषण किया है? क्या बाबा साहब मेजनी के विचार से सहमत हैं? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस संबंध में जरूर दीजिएगा। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस अम्बेडकर संदेश को अगर आप शेयर करेंगे तो हमें जरूर खुशी होगी और हमें निश्चित तौर पर ये जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अम्बेडकर संदेश को वाच करते हैं तो उससे खुशी मिलती है और मनोबल बढ़ता है। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकेंगे। कल के अम्बेडकर संदेश में खंड 1 तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है मेरे साथियों। अब खंड 2 लेकर हम उपस्थित होंगे और कल वो पहला अम्बेडकर संदेश होगा खंड 2 का। और कल ही के अम्बेडकर संदेश में जानेंगे कि आखिर खंड 2 में क्या कुछ हम लोग जानने वाले हैं। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमस्कार। हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता क्रम मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।